5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, रिजल्ट्स आ गए हैं और नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल बहुत दो भागों में, एक भद्रलोक एक ग्रामलोक में एक डर का माहौल। छवि बिगड़ी, उसके लिए कई फैक्टर्स और तोलाबाजी, एक्सटॉर्शन जो होता था पार्टी के लोग ही कर रहे थे, टीएमसी के जी वर्कर जो थे और बाकी लोग भी थे जिनको उनसे फायदा भी हुआ, उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो है ममता का जो उनका जो दबदबा है वो कम होता है। माँ माटी मानुष की बात हुई पश्चिम बंगाल, लेकिन क्या वजह रही कि इस बार ममता की इस बात को पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया? अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति समझिए, वो जैसे जिग जैग लाइन होती है ना, कि जिग जैग लाइन को ये समझना कठिन है कि ये इधर से जा रही थी, इधर मुड़ रही थी, इधर मुड़ रही। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जिग जैग है। वो जिग जैग लाइन में इसलिए बोला कि पंचायत, नगर निगम, लोकसभा, फिर विधानसभा। अन्य पार्टियां क्या करती कि विधानसभा में ही फोकस करना है तो विधानसभा में फोकस करो, स्थानीय निकाय चुनाव भूल जाइए, लोकसभा चुनाव बाद में देख लेंगे, एक पे फोकस करके चलते। क्या वोटर बोल रहा था वहां पर, इतना मुखर था? जब आप सर्वे करने जाते हैं तो वो लोग बोल रहे थे, आपको इस तरह के नतीजों का अंदेशा था कि रही है? तो हम लोगों को आदत ये है कि कैमरा खुला और हमारे पास जो है वो वोटर या ऑडियंस जो है वो भग के आती थी कि हम बताएंगे। वहाँ उल्टा हो रहा था, वहाँ कैमरा खुल रहा था तो लोग दूर जा रहे थे, भग रहे थे लेकिन दूसरी तरफ। वो बता नहीं रहे थे या बताना नहीं चाह रहे थे, मतलब आलोचना छोड़िए, तारीफ में भी नहीं बताना चाह रहे थे। तो जो एक बॉटम लाइन मैंने देखी कि जो कह रहा था वो बहुत जोर से कह रहा था दीदी, और जो नहीं कह रहा था वो कह रहा था कि हम नहीं कह सकते। जी, तो ये वोटिंग पैटर्न क्या, महिलाएं ज्यादा गई किस तरफ, क्या इसको लेकर क्या कहना है? तो महिलाएं गई क्यों, जबकि उनको लाडली योजना के थ्रू 1500 रुपया दिया जा रहा था और ये 3 साल से दिया जा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसने क्या किया कि 3,500 रुपया देने की बात उन्होंने किया और फॉर्म भी भरवाया। तो लोगों को लगा कि ये 1500 तो मिलेगा ही मिलेगा, अधिक जीत कर बीजेपी आ गई तो 3000 मिलेगा। तो एक वहाँ लालसा महिलाओं के अंदर हुई। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और वो 1200 रुपये दे रही थी, तो कांग्रेस ने 3000 का फॉर्म भरवाया। जब आप पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने जब देखा, क्योंकि वो घर के अभिभावक हैं, उनको लगा कि हमारे बच्चों के भविष्य पे संकट है और हमारी सुरक्षा पे संकट है, तो उन्होंने फ्री बीज को लांग दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंदाबाद और मैं रोहित सावल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, रिजल्ट्स आ गए हैं और नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। और आखिरकार ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसका क्या एनालिसिस है, ये जानने के लिए मेरे साथ एक पैनल यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन नतीजों के मायने क्या है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सोमशेखर हमारे साथ हैं, हमारे जिंदाबाद के प्रोड्यूसर हैं, रिपोर्टर हैं, जेनजी रिपोर्टर, जिन्होंने 15 दिन पश्चिम बंगाल में बिताए और जिंदाबाद जेनजी के लिए खास तौर पर काम करता है। और इसीलिए हमने ये तय किया कि एक नए पीओवी से देखा जाए पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं, जिन्होंने देश भर में कई चुनाव देखे, कई सरकारें बनती हुई देखी, गिरती हुई देखी, उनसे बात करेंगे। और मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मेट्राइज के, बड़े बड़े सर्वेज करते हैं, कई बार सवालों में भी रहते हैं और कई बार इनके सर्वे सही भी साबित होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हमारे साथ शिवाजी सरकार साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट हैं। आप सबका स्वागत है, वेलकम इन जिंदाबाद। तो सबसे पहले राकेश जी आपसे शुरुआत करता हूं। सोम से तो हम बात करेंगे क्योंकि वो बंगाल गए थे। आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के इस रिजल्ट को अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको हम कहेंगे, इसके पीछे की वजह क्या आप मानते हैं? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है विश्वास का। 2016, 2021 और 2024 3 चुनाव, 2 विधानसभा, 1 लोकसभा चुनाव देखिए। ये 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो अर्जित नहीं कर पाई, 2026 में वो मतदाताओं के बीच में ये बात बिठाने में कामयाब रही कि आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। और इसीलिए जो पश्चिम बंगाल का रिजल्ट सामने आ रहा है वो कहिए कि डर के आगे जीत है। पश्चिम बंगाल बहुत दो भागों में, एक भद्रलोक एक ग्रामलोक। जी, ग्रामलोक में एक डर का माहौल है। अब भद्रलोक इतना भद्र है कि वो थोड़ा सा निर्णय करने में एक संकुचित स्वभाव में रहता है, और संकुचित स्वभाव के साथ साथ जिसके साथ वो जुड़ जाता है उसके साथ लंबे समय तक रहता है।
पश्चिम बंगाल का इतिहास देखा जाए तो लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रही, फिर लेफ्ट पार्टी शासन में रही, और 15 साल से ममता बनर्जी के साथ भी रही। यानी जिसके साथ भी वहाँ का मतदाता जाता है तो लंबे समय तक साथ निभाता है, बशर्ते कि वो पार्टी भी उनका साथ निभाए। और हमें लगता है वही विश्वास ममता बनर्जी खो दी और वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी अर्जित कर ली। इसलिए अप्रत्याशित नतीजे सामने आए, जिसकी संकल्पना न तो भारतीय जनता पार्टी को थी और ना ही किसी को थी। अच्छे विशेषज्ञ भी ये अंदाज़ा नहीं लगाए हुए थे कि इतना बड़ा स्कोर आएगा। लेकिन मनोज जी यहाँ पे, मनोज जी कई चुनावों में सर्वे कर चुके हैं, बहुत से सर्वे जिनके बिल्कुल सटीक बैठे हैं, रिसर्च करते रहते हैं। मनोज जी, जो राकेश जी कह रहे हैं कि आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे, तो आपने भी इस बार सर्वे किया था, तो आपको क्या लगा, आपकी टीम को क्या लगा जब वो लोग फील्ड में थे? सबसे तो देखिए जी कि क्या है कि वहाँ पे बंगाल का इस पूरे 1962 के बाद का एक इतिहास बन गया है कि सत्ता पाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो हिंसा के थ्रू करना पड़ता है। अधिक कम्युनिस्ट की सरकार गई तो ममता ने बहुत संघर्ष किया और मार खाया और रास्ते पे आए। जब ममता आई तो उसी माने जो कहिए कि वहाँ की जो व्यवस्था थी टीएमसी की, उसको माने टीएमसी ने कम्युनिस्ट की अपनाया। और भारतीय जनता पार्टी को भी व्यवस्था वहाँ लाने के लिए या एक जीत लाने के लिए एक बड़ी व्यवस्था सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन, सब लोगों ने लगा तो एक वहाँ पे कोई गलत चीज़ ना हो और पहली बार लोकतंत्र जीते, इसके लिए काम किया। 1962 के बाद वहाँ पे कोई ऐसा चुनाव नहीं था जब हिंसा नहीं हुई थी। ये पहला चुनाव है जो बिना किसी व्यक्ति के मौत के बाद ये सब तो मनोज जी, क्या वोटर बोल रहा था वहां पर, इतना मुखर था? जब आप सर्वे करने जाते हैं तो वो लोग बोल रहे थे, आपको इस तरह के नतीजों का अंदेशा था? 2021, 2024 और 2026 तीनों का मैं बता रहा हूँ। 2021 में क्या था कि जब हम लोग जाते थे तो वोटर लगता था कि बता रहा है, लेकिन वो बताता था कुछ और रिजल्ट आता था कुछ। तो हम लोग जान गए कि टीएमसी आ रही है और टीएमसी के बारे में बोल रहे थे। आंकड़े भी हमारे वही आए, टीएमसी जीतते हुए आई जी। 2026 में जब हम लोग गए तो मोदी की बात कर रहे थे, टीएमसी को वोट दे रहे थे। हम लोग समझ नहीं पाए, और नहीं समझने का पीछे कारण था कि जो बंगाली फैमिली या बंगला भाषी जो लोग थे वो खुलकर नहीं आ रहे थे आगे कि हम किसको समर्थन करेंगे। उसका फायदा टीएमसी को काफ़ी ज़्यादा मिला, चूंकि वहाँ पे छापा वोट एक कहा जाता है। वोटरों के ऊपर सबसे ज़्यादा कोई वोट पड़ता है तो छापा वोट पड़ता है। उसके बाद में हम लोग विश्लेषण करेंगे। इस बार के चुनाव में हम लोगों ने तय किया था कि इस बार आदमी को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चनायर भरना और भरवाना बड़ा आसान काम होता था, तो जब भी हम लोग किसी के पास जाते थे तो उसके भाव से हम लोग पकड़ते थे कि कहना क्या चाहते हैं। तो चीज़ों को उन्होंने बताया, बताने के बाद कहते थे लेकिन दीदी को कौन हरा सकता था। यानी ये हम लोगों ने समझा कि ये व्यक्ति कहना चाह रहे हैं कि हम तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन दीदी बदलेगी नहीं, कि आगे रोहित जी हैं वो तो वोट टीएमसी को मारेंगे तो टीएमसी जीत जाएगी। तो वो कौन व्यक्ति थे भाई? रोहित जी थे, कोई और था? तो हम लोगों को लगा कि वो जो गुंडा तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं शायद वो चीज था। आंकड़े इतने बड़े आएंगे थोड़ा सा संशंकित थे, क्योंकि जिस तरीके से वहां डेमोग्राफी है उसमें 200 का आंकड़ा पार करेगा, इसको लेकर हम लोग संशंकित है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि 160 और 180 के बीच में बीजेपी नहीं आएगी, इस तरह के भी संभावना को नहीं हम लोग। अभी काउंटिंग चल रही है, भवानीपुर का हम लोग देख रहे हैं। भवानीपुर का जो राउंड खत्म हुआ है वो टीएमसी का ही राउंड था, अब बीजेपी का राउंड खुला है और एक राउंड में लगभग 12 या 13 हजार वोटों का कवर करना ये बहुत बड़ा शुभेंदु के लिए है। और आगे जो भी राउंड आएगा मेरे हिसाब से वो उनका राउंड आएगा जहां पे वो विजयी होंगे। तो जब मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह का विरोध दिखे, लोगों का आक्रोश दिखे, तो आम जनता और राज्य के सिचुएशन को आप भाव सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है। जी सरकार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, माटी की बात हुई, माटी मानुष की बात हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन क्या वजह रही कि इस बार ममता की इस बात को पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया? लेकिन इसमें कई चीज़ें हमें और समझना पड़ेगा। SIR में 51 लाख वोट कटे, उसका क्या असर है ये भी हमें देखना पड़ेगा। और उसका जिस तरह से कटाव हुआ है तो उसका चुनाव पे कितना असर है उसको अलग से हमें समझने की ज़रूरत होगी, पर उसका असर है, वहाँ भी है, तमिलनाडु में भी हमें दिख रहा है। दूसरी चीज़ है, जिस तरह से सारी मशीनरीज़ का यूज़ किया गया,
कोर्ट्स भी जिस तरह से एसआईआर के मामले में इंडिसिसिव रहे, इन सब चीज़ों का असर चुनाव पे है। मशीनरीज का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, लोग कह रहे हैं कि सभी लोग का कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का माहौल है उसमें वो अच्छी बात है, पहले भी करना चाहिए था, जब भी ये नहीं हुआ वो ठीक है, अच्छी बात है। पर उसके साथ जो है ये कहना कि सारी चीज़ें जो है बीजेपी के फेवर में थी, ये भी नहीं है। पर ममता के एक एंटी ममता फीलिंग जो है वो लोगों में बढ़ रही थी। कई चीज़ें था उसमें। एक तो बीजेपी का जो, देखिए बीजेपी का कैंपेन आज से शुरू नहीं हुआ। बीजेपी का कैंपेन 2021 के बाद से तुरंत शुरू हो गया। एग्जैक्टली। और लगातार वो कई तरह से वो चलता रहा, हर लेवल पे चलता रहा, यहाँ तक कि कोर्ट के लेवल तक भी गया। और कोर्ट से भी जिस तरह से शिक्षकों के मामले में जिस तरह से निर्णय दिए गए और जिस तरह से सारी चीज़ें हुई, और बाद में इंटरेस्टिंगली बाद में सभी को बरी भी कर दिया गया, ये सारी चीज़ों का जो एक असर रहा, पर उसके साथ, उस असर के साथ और उस प्रोसेस के साथ टीएमसी के जो वर्कर जो थे और बाकी लोग भी जिनको उनसे फ़ायदा भी हुआ, उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो है ममता का जो उनका जो एक दबदबा है वो कम होता जा रहा है। और छवि भी बिगड़ी, डेंट भी लगा, चाहे आरजीकर का मामला हो। छवि बिगड़ी, उसके लिए कई फैक्टर्स और थे। छवि की जो बिगड़ी है उसमें एक था तोलाबाजी, एक्सटॉर्शन जो होता था, पार्टी के लोग ही कर रहे थे। हाँ। उसके साथ जो है कई तरह की और चीज़ें जो पार्टी के लोग कर रहे थे, वो भले ही ममता उसको सपोर्ट करे ना करे, पर वो रोक भी नहीं पाए, तो उसका भी खामियाजा उनको लेना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, ये कोई आसान चीज़ नहीं रही है जिस तरह से ये सारी चीज़ें की गई। और उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि आज भी अगर आप देखें जितनी सीटें आ रही हैं ममता की, इतनी सीटें उस बार लेफ्ट की भी नहीं आई थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते ममता का पूरा सपोर्ट बेस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। पर जो वोट शिफ्टिंग हुआ है और उस पर जिस तरह से खास करके तृणमूल जो कह रही है कि डिफरेंट फोर्सेस का इस्तेमाल, डिफरेंट मशीनरीज का इस्तेमाल, वोट के सिस्टम का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि इसका भी असर पड़ा है। अब सवाल यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए कई लोग अभी कह रहे हैं कि चुनाव तो बड़ा अच्छा हो गया, इस इलेक्शन कमीशन जो भी करे सही किया। नहीं, इसमें एक चीज़ जो है, सारा सवाल जो एक उठ रहा है चुनाव आयोग के ऊपर है, चुनाव के प्रोसेस पर है। और मैं समझता हूँ कि इस पर जो है पूरे हिंदुस्तान को सोचने की ज़रूरत है। और वोटिंग पैटर्न जो है सिर्फ मशीन से न हो कि बाकी चीज़ों को भी जोड़ने, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा काउंटिंग। ठीक है, आपका कहना है कि चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान है, लेकिन उसमें भी कई सवाल हैं कि इसी चुनाव आयोग ने पिछला चुनाव करवाया, तब ममता बनर्जी चुनाव जीती, उससे पिछला चुनाव भी चुनाव आयोग ही चुनाव करवाता है। सोम, चलिए आप ये बताइए मुझे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको लगता था जब आप बंगाल में गए, 15 दिन आप वहाँ रहे, जिंगाबाद की टीम को साथ लेकर आप गए, क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको ये सेंस, ये फीलिंग आपको मिल रही थी वहाँ पे? थैंक यू सर। मैं अभी जब मनोज जी बोल रहे थे तो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था इस चीज़ से। हम लोग जब भी जा रहे थे लोगों से बात करने, तो एक तो हम लोग चूँकि परवरिश वगैरह उत्तर प्रदेश की रही है, तो हम लोगों को आदत ये है कि कैमरा खुला और हमारे पास जो है वो वोटर या ऑडियंस जो है वो भग के आती थी कि हम बताएंगे। वहाँ उल्टा हो रहा था, वहाँ कैमरा खुल रहा था तो लोग दूर जा रहे थे, भग रहे थे लेकिन दूसरी तरफ, वो बता नहीं रहे थे या बताना नहीं चाह रहे थे। मतलब आलोचना छोड़िए, तारीफ में भी नहीं बताना चाह रहे थे। तो जो एक बॉटम लाइन मैंने देखी कि जो कह रहा था वो बहुत जोर से कह रहा था दीदी, और जो नहीं कह रहा था वो कह रहा था कि हम नहीं कह सकते। तो हमने इवेंचुअली जो कंक्लूड किया वो ये किया कि जो नहीं कह रहा है असल में वो दूसरी तरफ है, क्योंकि वो कह नहीं पा रहा है। ऑफ कैमरा हम लोगों से बहुत सारे लोगों ने बात की, ऑफ कैमरा हम लोगों को बहुत, एक छोटा वाकया मैं आपको बताऊं, कालीघाट पे मैं खड़ा हूं, यानी ममता बनर्जी का रेजिडेंस जहां पे फैसले होते हैं, उसके ठीक सामने एक पूरी कालीघाट के बगल में मंदिरों की एक लाइन है। तो मैं बात कर रहा हूं तो वो अपना बता रहे हैं कि हाँ गड्ढा है, बन जाता है, लोग आएंगे। वो थोड़ी मिली जुली बात कर रहा था, वो सीधे ये नहीं कह रहा था कि हम दीदी के पड़ोसी हैं तो हम देखो। तो मैंने जैसे ही कैमरा बंद हुआ मैंने कहा, तो उसने कहा कि भैया वोट तो कमल को ही दबाएंगे। तो वहां से मुझे समझ में आया कि वेव नहीं, एक डेफिनेट वेव नहीं, प्रचंड बहुमत जैसी कोई लहर नहीं, पर एक अंडर करंट है जो बार बार ये बात बता रहा है, दोहरा रहा है कि 15 साल में काफी कुछ हो चुका है, 15 साल में हावड़ा के नीचे पानी बह चुका है, अब जो है एक नई भारत की। बहुत अच्छी बात सोम, आई एम प्राउड ऑफ यू, जिस तरह की रिपोर्टिंग आपने की। और ये जो एनालिसिस राकेश जी सोम ने बताया
ये जेनजी रिपोर्टर है हमारे, ये सचमुच मतलब ये बंगाल की हकीकत थी शायद, ये जिसको शायद बहुत सारे लोग या टीएमसी के लोग नहीं समझ पाए, पढ़ पाए। लेकिन राकेश जी ये बताइए कि ये जो पूरा पिक्चर बनी, जो पूरा खेला हुआ, इसके पीछे का किस्सा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये व्यूह रचना हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, मेरे पास जो जानकारी उसके हिसाब से जब 2014 में अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने एक पूरा प्रबंधन किया और उसका एक बहुत शानदार नतीजा सामने आया लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव नतीजा सामने आने के बाद कुछ लोगों के साथ वो बैठे हुए थे, जिनमें से किसी एक ने मेरे को बताया। तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें उड़ीसा और बंगाल जीतना है। 21 के बाद, 2014 के बाद, 14 के बाद, जी। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें उड़ीसा और बंगाल जीतना है। भाजपा के लिए दोनों राज्य कठिन है और महत्वपूर्ण है। तो आप सोचिए कि आज हम 26 में बैठे हुए हैं और 14 में उन्होंने इसकी संकल्पना की, परिकल्पना हम नहीं कहेंगे, संकल्पना कहेंगे। तो 14 की संकल्पना के बाद वो शुरू हुए होंगे। तो पहले उनका मूवमेंट दिखाई नहीं दिया, अंदर ही अंदर चल रहा था। अंदर ही अंदर मूवमेंट का नतीजा हमें दिखाई दिया थोड़ा सा 2021 में, जब उन्होंने अपने बहुत खास व्यक्ति कैलाश विजयवर्गीय जी को चुनाव का प्रभारी बनाया। जी। तो वो 5 साल यानी कि 16 से 21 तक कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ बंगाल में रहे, बाकी कहीं नहीं गए। वो पूरा बंगाल में प्रबंधन करते रहे और प्रबंधन का ही नतीजा था कि 2021 में 3 सीट, जो 2016 में 3 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 77 सीट हमारे सामने आई और जो 10% वोट था वो 38% के रूप में हमारे सामने आया। तो आप सोचिए कि 14 में उन्होंने जो संकल्पना की, 16 में वो फलीभूत नहीं हुई, लेकिन 21 में वो अंकुरित होकर पेड़ के रूप में या पौधे के रूप में हमें दिखाई दी। और 21 में जो पौधा था वो 26 में हमें पेड़ के रूप में सामने आया। तो भारतीय जनता पार्टी, ये उदाहरण मैंने इसलिए रखा कि भारतीय जनता पार्टी कितना साइलेंट वे पे और कैसे दीर्घकालिक योजना लेके चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति समझिए, वो जैसे एक जिग जैग लाइन होती है ना, कि जिग जैग लाइन को ये समझना कठिन है कि ये इधर से जा रही, फिर इधर मुड़ रही, फिर इधर मुड़ रही। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी जिग जैग जैसी है, उसको विपक्ष समझ ही नहीं पाता। अब उड़ीसा देखिए, लोगों को लगता है उड़ीसा में चमत्कार हो गया। चमत्कार कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री थे सौदान सिंह जी। जी। मैं उनके पास बहुत बैठा करता था। अभी उपाध्यक्ष है। हाँ, अभी उपाध्यक्ष है। तो मैं उनसे पूछा, मैं कहा कि आप उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा में क्या करते हैं आप? बोले बहुत कठिनाई है राकेश, वहाँ कोई कार्यकर्ता हमें बैठक करने के लिए जगह नहीं देता। एक तो कार्यकर्ता नहीं, और जो कार्यकर्ता है वो कहता है कि हमारे यहाँ बैठक की जगह नहीं है। बोले मैं पेड़ के नीचे बैठक करता हूँ। और उनकी पेड़ के नीचे बैठक का नतीजा आपने पंचायत चुनाव में उड़ीसा में देखा। एक अप्रत्याशित नतीजा सामने आया। लोगों को लगा कि अरे भारतीय जनता पार्टी इतने पंचायत चुनाव कैसे जीत गई, इतने जनपद, इतने सरपंच और इतने जिला पंचायत सदस्य। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पंचायत जीतने के बाद नगर निगम जीती। नगर निगम के बाद सीधे लोकसभा चुनाव जीती उड़ीसा का। जी। और ये 3 चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सरकार बनाई। जी। तो जिग जैग लाइन में इसलिए बोला कि पंचायत, नगर निगम, लोकसभा, फिर विधानसभा। अन्य पार्टियां क्या करती कि विधानसभा में ही फोकस करना तो विधानसभा में फोकस करो, स्थानीय निकाय चुनाव भूल जाइए, लोकसभा चुनाव बाद में देख लेंगे, एक पे फोकस करके चलते हैं। आइए चारों तरफ से फोकस चलते हैं, खासकर ग्रास रूट से। बंगाल में भी यही हुआ। बंगाल में भी पंचायत चुनाव पहले लड़ी भारतीय जनता पार्टी, किसी ने गिनती नहीं किया, ना ही किसी ने चर्चा की। नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, किसी ने चर्चा नहीं किया। अभी जो नगर निगम का चुनाव हुआ था तो मनोज जी को पता होगा, बंगाल में कितनी 400-450 वार्ड जीता भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हुई। लेकिन वो जो 450 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती कोलकाता के अंदर, आप उसका इम्पैक्ट समझिए जो अभी आपको 26 में दिखाई दिया। जिस कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता में 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था, उस कोलकाता में मनोज कुमार सिंह जी ने सर्वे किया कि वहाँ इतनी सीटें भाजपा को मिलने वाली हैं। जी। तो इतनी सीटें मिलने की संभावना, सर्वे क्यों हुआ? क्योंकि वो ग्रास रूट काम हुआ था। पंचायत स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। जी। मैं
बंगाल 2-3 चुनाव कवर करने गया था। जब एक बार आंदोलन हुआ था सिंगूर का, तब भी मैं गया था। सिंगूर आंदोलन में रोहित जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, इनके जैसा जेनजी सड़क पे खड़े होके और बिल्कुल आक्रोशित था, और आक्रोशित होकर लेफ्ट के खिलाफ बोल रहा था और ममता बनर्जी के पक्ष में था। वो पुलिस की लाठियां खाया मेरे सामने। फिर यही ममता बनर्जी के कारण ही नंदीग्राम में जब आपका केमिकल फैक्ट्री का था दुबई वाले का, वो आंदोलन हुआ, उसमें भी महिलाएं लाठी खाई। मतलब पहले आंदोलन में आपका यूथ और सेकंड आंदोलन में यूथ और महिलाएं, वो दोनों लाठी खाई ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी जो काम कर रही है वो सही है, और लेफ्ट पार्टी जो है यहाँ की ज़मीन बेचे दे रही। किसको? विदेशी को। अब लेफ्ट के ऊपर ये तोहमत क्यों लगा? क्योंकि लेफ्ट पार्टी की पॉलिटिक्स ही रही है कि विदेशियों को नहीं घुसने देना। बिल्कुल, किसानों की, पिछड़ों की, इंडस्ट्री में तालाबंदी उनका फार्मूला रहा, उनकी पॉलिसी रही। तो इंडस्ट्री खोल रहे हैं, इस पे उन लोगों को संदेह पैदा हुआ कि आप तो कंपनी बंद करने वाले प्राणी हो, तो आप कंपनी खोलने की बात कैसे कर रहे हो? तो दिल्ली में क्या है कि लेफ्ट वालों के साथ जब हम बैठते थे, बातचीत करते तो बहुत परेशान रहते थे। बोले यार बुद्धदेव भट्टाचार्य क्या केमिकल फैक्ट्री के लिए दे दिए। और वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि प्रगतिवादी थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। बोले ये तो आफत आ गया है। और ये दोनों आंदोलनें ममता बनर्जी को, वैसे भी वो जुझारू थी, कांग्रेस में थी तो भी लड़ाकू थी, बाद में भी लड़ाकू आई। ये दोनों आंदोलन ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में एक फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित किया। और वही 2011 में रिजल्ट आया। तो आप देखिए, ग्रास रूट की बात मैं जो कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 14 से चलते हुए 26 में सफलता पाई। ममता बनर्जी 5-6 से चलते हुए 11 में सफलता पाई। तो राजनीति में सफलता तब मिलती है जब आप सने चलते हुए रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता कोई अभी की नहीं है कि इस बार घेर लिया, प्रचार कर लिया, CISF को भेज दिया, चुनाव आयोग को लगा दिया, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। एक औरा जो मेट्रो शहर और दिल्ली शहर में बैठता है आदमी, उसको यही लगता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नहीं, जमीन से शुरू हुआ, और जमीन पे काम शुरू करने वाले का चेहरा दिखाई नहीं दिया। अब एक प्रयोग उन्होंने क्या किया, पिछली बार उन्होंने दिलीप घोष जैसे फायर ब्रांड को अध्यक्ष बनाया जी। उनको लगा ये प्रयोग थोड़ा सा ठीक नहीं है, फायर ब्रांड कहीं ज़्यादा फायर ना हो जाए, तो इस बार समित को बना दिए। उनको बिल्कुल सौम्य, कोई गाली भी दे दे, कोई कुछ भी कह दे, वो मुस्कुरा देंगे। ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने दोनों किया, और ये सफल हो गया। और ये सफल हो गया जी। मनोज जी, आप ये बताइए कि मैं आपका जो सर्वे था इस बार का पश्चिम बंगाल का, मर्चराइज का, तो उसमें मैं जो वोटिंग परसेंटेज है, जो अभी तक जो जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, उसके आसपास ही दिख रहा है। हाँ, करीब 1% का डिफरेंस है जी। तो ये वोटिंग पैटर्न क्या, महिलाएं ज्यादा गई किस तरफ, क्या इसको लेकर क्या कहना है आप? देखिए, पहले तो हम ये देखें कि कौन गया बीजेपी के तरफ। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी महिलाओं को लेकर, आप भी उस चीज को चर्चा किए। 3.5% इस बार पोल भी अधिक हुआ है महिलाओं का पिछले की अपेक्षा। तो महिलाएं गई क्यों, जबकि उनको लाडली योजना के थ्रू 1,500 रुपया दिया जा रहा था, और ये 3 साल से दिया जा रहा था। किसी भी योजना का लाभ, मेरा अपना मानना है कि उसको एक कलेक्शन देता है। जो लोग चर्चा करते हैं कि भाई मध्य प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, महाराष्ट्र देखिए, वहाँ पे तो लाभ दिया है, मैं कहता हूँ एकदम लाभ दिया है, और यही काम ममता भी करती तो देते। तो लोग आज कहते वो तो पिछले 3 साल से दे रही थी। तो ये की योजना वो जो शुरू की थी 2023 में शुरू की थी, 2024 में बेनिफिट दे चुका था उनको, पार्लियामेंट में उनको उनका लाभ मिला था। लेकिन ये योजना अब आ गया 26 में, तो 26 में लाभ इसलिए नहीं मिला कि उसका मजा जो लेना था पब्लिक ने ले लिया। कोई शर्ट आप चाहे कपड़ा खरीदते हैं तो शुरू में पहनने में कितनी लालसा होती है, लेकिन 2 बार जब ड्राई क्लीनर से आता है तो उसकी हमारी इच्छा कम हो जाती है, फिर होता है कि भाई हम दूसरे की तरफ जाए। तो दूसरे की तरफ कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी ने, उसने क्या किया कि 3,500 रुपया देने की बात उन्होंने किया और फॉर्म भी भरवाया। तो लोगों को लगा कि ये 1500 तो मिलेगा ही मिलेगा, यदि जीत कर बीजेपी आ गई तो 3,000 मिलेगा। तो एक वहां लालसा महिलाओं के अंदर वो बने। सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। 2 कारण हुआ कि महिलाओं का झुकाव उधर हुआ। यदि यही ममता बनर्जी चुनाव के बीच में उस 1500 को 1700 भी कर देती तो आप देखते कि ये रिजल्ट महिलाओं ने कुछ उनको देते,
काफी एक बड़े संख्या में महिलाएं उधर तो से यानी जाती। महिला वोटर्स का बड़ा शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ। बीजेपी की तरफ हो गया। एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ कि मैं आप जो रणनीति थी बीजेपी की कि पिछली बार आप कितने भाई करीब करीब 60 लाख वोटर का डिफरेंस था टीएमसी और बीजेपी में। उसने क्या किया कि एसआईआर में 68 लाख हटा दिया। अब दोनों इक्वल हो गए पार्टी। अब जब इक्वल हुए तो अब बीजेपी के पास आया कि हमको बढ़ना कैसे। तो उसको पता था कि छापा वोट से यदि हम इसको रोकते हैं, जो इसको बोकस वोट करते हैं उसको रोकते हैं, तो क्या होगा कि हमारी संख्या बढ़ेगी। और जो मैं वोट परसेंटेज बढ़ने की बात कर रहे, लोग कर रहे हैं कि भाई सुरक्षा इतनी क्यों दी गई। अरे भाई सुरक्षा दी गई तो जो 90% 92 पॉइंट कुछ मैंने 93% पोल हुआ है वो सुरक्षा के कारण ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं अभी तक हो गया था? पहले भले बंगाल पुलिस नहीं सुरक्षा दे रही थी क्या वोटरों को? यानी आपका कहना है कि वोटर्स जो बाहर आए वो बिना डर के बाहर बिना डर के बाहर आ गए। वो आए तो जो आपका जो बैलेंस पे ला दिया था बीजेपी एसआईआर से नाम कटने का, तो ये जो वोटर बढ़े उसको अप ले गया। तो यानी 3.5% का वोट का वो डिफरेंस दिख रहा था कि टीएमसी और इनके बीच में होगा, बीजेपी के बीच में होगा। तो ये एक बढ़ोतरी ये दिखा। दूसरा था कि जो कलकत्ता के लोग थे, जहाँ जैसे कलकत्ता में 11 सीट थी, पिछले बार 0 था। हम लोगों ने अनुमान भी लगाया था कि 7 सीट तो मिनिमम वहाँ आएगा। हुबली था उनका, दमदम था, ये सब जो एरिया था जहाँ पे बीजेपी के लिए कोई बड़ा स्कोप नहीं दिख रहा था। आप चले जाइए दोनों परगना की बात करें, साउथ परगना की, 24 परगना की, साउथ और नॉर्थ परगना की, वहाँ पे बीजेपी की पकड़ अभी भी कमजोर है, लेकिन वहाँ भी उसकी उपस्थिति दर्ज हुई। पिछले बार चुनाव में क्या हुआ कि 5 जगहों पे बीजेपी ने किसी डिस्ट्रिक्ट में खाता नहीं खोला था और 4 जगहों में टीएमसी का नहीं था। टीएमसी का जो नहीं था वो पहाड़ का एरिया था, जो वहाँ पे नहीं था। लेकिन इस बार शुरू से मेरा अपना मानना था कि कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ पे बीजेपी का खाता ना खुले। बिल्कुल, ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी इस जिले से नहीं जीत कर आई थी जी। तो लोगों में बदलाव सिस्टम ने लाया, सोच ने लाया। और जो 21 में लोग कोरोना और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, माने उस समय के जो चुनावी हिंसा को लेकर जो लोग निकल कर नहीं आए थे, तो इस बार वो खुलकर बाहर आए हैं वोट करने के लिए। और उसके पीछे उन लोगों का ज्यादा योगदान था जो प्रवासी गए थे। देखिए, जब भी बाहर से लोग अपने राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के अच्छे चीजों को अपने साथ लेकर जाते हैं, सोच को लेकर जाते हैं कि मैं जहां रह रहा हूं, जहां नौकरी कर रहा हूं, जहां का माहौल है वो कैसा है। तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं बंगाल पिछड़ गया है। जो मोटर गाड़ी लेकर आने वाला राज्य था, पूरे भारत को दिया हिंदुस्तान मोटर की तरफ, आज वो कहाँ पे है। फुटपाथ समाप्त हो चुका था। कलकत्ता की जो खूबसूरती थी, जिसको कहा जाता था कि भाई कोई चीज देखने के लिए चले गए, बंगाली डॉक्टर पूरे देश में नामी थे। खाली देखा जाता था कि उनका टाइटल बंगाली है तो मान लीजिए कि आपको इलाज करा लीजिए, यहाँ पे दवा आपकी अच्छी मिलेगी। हार्ट का जो वहां का बिरला हार्ट था, पूरे देश के लोग जाते थे वहां इलाज कराने के लिए। आज बंगाल का मेडिकल कहाँ पे है? बिल्कुल, उसकी समीक्षा। मैं रोहित भाई एक बात, फ्री बीज की मनोज जी ने बात उठाई। 4 राज्यों में आप देखिए फ्री बीज का आपको अलग अलग मिजाज मिलेगा जी। इसकी जो शुरुआत हुई वो छत्तीसगढ़ से हुई जी। चाउर वाले बाबा कहलाए रमन सिंह, और उन्होंने सबसे पहले चावल बांटा, फिर तेल बांटा, फिर नमक बांटा और 15 साल शासन किया। फिर लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की शिवराज सिंह चौहान जी। नहीं, उसके पहले नीतीश जी भी। आप नीतीश जी पे जाइए। नीतीश जी ने साइकिल बांटा महिलाओं को, किताब बांटा और फ्री में ड्रेस बांटा। नहीं, हम फ्री बीज की बात कर रहे हैं, आप तो साल में एक बार की बात कर रहे हैं, मैं महीने की बात कर रहा हूँ जी। देखिए, आप जो किताब और साइकिल की हाँ, बात हाँ, कर रहे हैं वो एक साल में एक बार का है। जी। और ये क्या है, ये तो हर महीने चाउर नमक, ठीक है। चावल नमक और तेल मिल रहा है, और ये हर महीने फिर नगद शुरू कर दिए। देखिए, भारत की महिला गांव की हो शहर की हो, वो अभिभावक होती है घर की, और खासकर गांव की महिला के ऊपर क्या है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो। यदि उस महिला के हाथ में 1250 रुपये आ रहा है जी, तो वो अपने आप को स्वावलंबी मानती है जी। कि हम अपने बेटे को 10 रुपये दे सकते हैं, बेटे के लिए 100 रुपये की शर्ट खरीद सकते हैं। तो सबसे मूल प्रश्न ये आ रहा है कि जिस महिला की 1250 रुपये बड़ी ज़रूरत है, वो महिला 1500 और 1700 रुपये के लाभ को क्यों लांघी, ये बड़ा प्रश्न है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सभी जगहों पर 1200-1500 रुपये के लिए तो महिलाओं ने सरकार की वापसी करा दी। लेकिन दिल्ली में एक परिवार को 10,000 रुपये का सीधा लाभ दे रहे थे हमारे केजरीवाल जी। बिल्कुल। तो यहाँ की महिलाओं ने लांघ दिया।
और भारतीय जनता पार्टी को ले आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी को लेके ये था कि वो देगी, पर अभी तक तो दी नहीं। 3,000 रुपये जब मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और वो 1,200 रुपये दे रही थी, तो कांग्रेस ने 3,000 का फॉर्म भरवाया कि हम आपको सरकार बनेगी तो 3,000 रुपये नकद देंगे हर महीने। जी। तो वहाँ की महिलाओं ने 1,200 रुपये को पकड़े रखा, 3,000 का फॉर्म को नहीं पकड़ा और कांग्रेस के साथ नहीं गई। बड़ा प्रश्न ये है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं, जिनको पहले 1,000 रुपये मिल रहा था, तो फिर 1,500 रुपये और 1,500 रुपये 1,200 रुपये वाले को 1,700 रुपये जब दिया जाने लगा, हाथ में आ रहा था, तो वो ये साहस क्यों की कि वो 1,500 रुपये और 1,700 रुपये छोड़ दें। जब घर के व्यक्ति पे और अपने पे कोई संकट महसूस होता है तो फिर हम लाभ को छोड़ देते हैं। और पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने जब देखा, क्योंकि वो घर के अभिभावक हैं, उनको लगा कि हमारे बच्चों के भविष्य पे संकट है और हमारी सुरक्षा पे संकट है, तो उन्होंने फ्री बीज को लांग दिया। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। सरकार साहब, क्या कहना है आपका? जो राकेश जी ने बात कही कि बड़ा कारण ये भी रहा ममता के सत्ता से बाहर जाने का कि जो इनसिक्योरिटी, वो इनसिक्योरिटी चाहे आप रोजगार में माने, महिला सुरक्षा में माने, हर जगह इनसिक्योरिटी, और इस वजह से ममता बनर्जी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी वो भी धराशायी हो गई। नहीं, बेशक देखिए फ़र्क पड़ता है। राकेश जी ने इससे पहले भी जो बातें की थी कि बीजेपी ने जो तैयारियां की, मैंने भी जिक्र किया था डिटेल्स में, राकेश जी ने जो बताई वो सारी बातें बहुत सही है कि किसी भी राजनीतिक दल को स्टेप बाय स्टेप जब चलते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। बीजेपी ने वो किया। दूसरा, ममता सारी चीज़ों के कनेक्टिविटी होने के बावजूद जो एक आध चीज़ें अभी मंत्री ने कहा कि वो नहीं कर पाए, तो उससे जो शिफ्ट होना है, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमें इसके समझना पड़ेगा, इसके पीछे की जो अंकगणित कह लीजिए, उसकी जो फाइनेंशियल इश्यूज कह लीजिए, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ, हमारे भारत के साधारण परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें गिरावट कई तरह से आई हुई है। जो नौकरी बच्चे करने जाते हैं वो बंगाली नहीं, भारत के किसी प्रदेश में चाहिए, नौकरी का एक संकट है, तो कहीं भी किसी तरह का भी सपोर्ट अगर किसी से मिलता है तो वोटर उधर झुकता है, ये बात सही है। और साथ में अगर जो वर्तमान सरकार है, लगता है कि वो उसकी डिलीवरी में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, ये परेशान जो कर रहे हैं लोग, उनको ये रोक नहीं पा रही है, तो उससे भी शिफ्टिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहना कि सिर्फ बीजेपी की प्रिपरेशन से ही हुआ, ऐसा नहीं है, इधर जो प्रिपरेशन नहीं हुआ उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक जो पूरा प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी चीज़ हम ये भी कहेंगे आपको कि एक चीज़ और है, आम तौर पे अगर आप देखें हर प्रदेश में जो है, कुछ एक अपवाद छोड़ भी दीजिए, लोगों की कोशिश है कि जो भी यहाँ की सरकार है उसके जगह दूसरी नई सरकार लाओ, बदलाव शायद अच्छा रहेगा। आज तमिलनाडु में अगर आप ले लें, तमिलनाडु में SIR का भी असर है, DMK के सीट्स घटे, AIDMK के सीट्स घटे, विजय जिसको कोई नहीं जानता था आज वो कमांडिंग पोजीशन में, और कह रहे कांग्रेस को बुला रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। तो इन सारी चीज़ों में अगर देखें, एक नए चेहरे का आकर्षण पौंडीचेरी में भी हमें देखने को मिल रहा है, नए चेहरे का आकर्षण, नए चेहरे का आकर्षण। तो ये बिल्कुल है, और ये जो है मैं समझता हूँ अगले चुनाव तक ये पूरे देश के ऊपर शायद लागू हो सकता है। अगर कोई ऐसा नया चौरा आ गया तो हो सकता है पूरी भारत की राजनीति एक दूसरी तरफ करवट ले सकता है। राकेश जी, एक बात बताइए कि ये जब ये चुनाव हो गए तो बीजेपी वाले या खैर कांग्रेस तो पश्चिम बंगाल में कोई ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है, TMC वाले या बीजेपी वालों ने आपसे भी कोई आपकी बात हुई किसी से, उनके खेमे में क्या हलचल थी? क्या वो खुद इस नंबर को लेकर आश्वस्त थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस नंबर को लेकर आश्वस्त नहीं थे। बिल्कुल मेरी बात हुई है। हाँ, देखिए, बाहरी बयान और आंतरिक बातें दोनों अंतर होता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जी। लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे और बिहार का चुनाव था जी। हम सब लोग भगे भगे गए कि बिहार का चुनाव है, क्या चल रहा, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा RJD की सरकार बन रही। उन्होंने एक नंबर बताया। उनसे पूछा गया कि भाई वहाँ तो आपके खिलाफ बहुत माहौल है, तो बोले दिल्ली में बैठ के क्या माहौल दिखता है, हमारे पक्ष में माहौल है, लोग हमको चाहते हैं। और वही
कहानी सुनाया, हम सब लोग लौट आए, खबर बना दिए। जब रिजल्ट आया तो आरजेडी तीसरे नंबर पे थी। हम लोग फिर भागे भागे गए कि आप तो गड़बड़ करते हैं। तो बोले बुड़बक हैं क्या, हम पहले चुनाव के बता देते कि हम हार रहे हैं तो जो सीटें आई वो भी नहीं आती। देख, ये राजनीति के मतलब ये पॉलिटिकल नब्ज होता है। कोई भी नेता ये नहीं कहता कि हम कमज़ोर हैं। तो सब यही कह रहे थे कि हम मजबूत हैं। अभी गिनती होने तक ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लास्ट मूवमेंट तक हम जीत जाएंगे। मतलब जहां एक लंबा फासला तय हो चुका था, यानी लंबा फासला हो गया था भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में सीटों का, उसके बाद भी ममता बनर्जी की तरफ से आके यह कहना कि हम लास्ट राउंड तक जीत सकते हैं और हम सरकार बना सकते हैं, ये ना तो हम ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे ना हम कॉन्फिडेंस कहेंगे, ये रणनीति है। और यही रणनीति हर पार्टी अपनाती है। ठीक है राकेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या हुआ कि शनिवार की बात है, तो शनिवार करीब 11 बजे के आसपास मैंने एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, मतलब संगठन मंत्री हैं किसी प्रदेश के, नाम लेना उचित नहीं होगा, तो वो बंगाल से आए थे। शुक्रवार देर रात वो बंगाल से वापस दिल्ली पहुंचे। तो मेरी बात हुई सुबह, यही सब जानने के लिए पत्रकार हैं कि साहब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैंने उनसे बात की कहाँ पे हैं। तो शनिवार को करीब 11-12 बजे का वक्त रहा होगा। तो उन्होंने कहा साहब मैं तो हवाई जहाज़ में हूँ। तो मैंने कहा अरे कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा वापस बंगाल जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो उन्होंने कहा अमूमन तो चुनाव के बाद क्योंकि जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनका काम खत्म हो गया। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ काउंटिंग वाले दिन रहना बेहद ज़रूरी है। तो मतलब काउंटिंग को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी स्ट्रैटेजी बनाई कि काउंटिंग वाले दिन भी कार्यकर्ताओं को, जो एजेंट्स हैं वो समय पर जाएं। इस तरह की मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी थी बंगाल के लिहाज से। फिर मैं एक कहानी बताता हूँ। हाँ बताइए ना। काउंटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ। दरअसल क्या है कि काउंटिंग को लेके ही फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गई थी ममता बनर्जी ऑब्जर्वर को लेके। चुनाव आयोग ने कहा कि सेंटर का ऑब्जर्वर रहेगा। तो ममता बनर्जी को लगा कहीं खेला न कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट का भी ऑब्जर्वर रहेगा। चुनाव आयोग को लगा यदि सिर्फ स्टेट का रहेगा तो ममता बनर्जी ने खेला कर दें। देखिए दोनों आशंकाओं के बीच में तो तय ये हुआ कि स्टेट का भी रहेगा और सेंटर का भी, दोनों ऑब्जर्वर रहेंगे मतगणना के दौरान, और बाकी पार्टी के प्रतिनिधि तो रहेंगे ही। हाँ। और अंदर काउंटिंग करने वाले रहेंगे ही। अर्जुन सिंह जी और नारायण दत्त तिवारी जी, तब हम लोग स्टूडेंट थे, नारायण दत्त तिवारी जी दोनों लोग मिलके कांग्रेस से अलग होकर तिवारी कांग्रेस बनाए। हाँ, तिवारी कांग्रेस जी। अर्जुन सिंह जी हमारे शहर सतना लोकसभा से चुनाव लड़े और वहाँ के काफ़ी वो लोकप्रिय नेता थे, लोग बहुत पसंद करते थे उनको, और वो सतना से चुनाव जीते थे और मानव संसाधन विकास मंत्री कांग्रेस शासनकाल में बने थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में। तो जब चुनाव लड़ने के लिए तो उनको ये होपफुल ये था कि हम सतना से लड़ेंगे तो हमें प्रचार करने नहीं आना पड़ेगा और उसके बाद हम जीत ही जाएंगे क्योंकि यहाँ के लोग सब जानते हैं। तो वो आए, नामांकन दाखिल किया और पूरे देश में प्रचार कर रहे थे। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब मतगणना की बारी आई उसके पहले एक ऐसी घटना हो गई कि उसमें से ये आशंका पैदा हुई कि अर्जुन सिंह जी हार जाएंगे। लास्ट में मुझे लगता है जो आदमी का आंतरिक मैकेनिज्म होता है उससे ये सूचना मिली कि भाई हो सकता है कि जमानत न जब्त हो जाए। तो एक बड़े नेता की जो सेंट्रल लीडर है, केंद्रीय नेता है, उसके जमानत जब्त होगी तो राजनीति में इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं हो सकती। हाँ, फजीहत। हाँ, तो हम लोग वो थे, तो हम लोग क्या होता था कि निर्दलियों का पास बनवा के अंदर जाया करते थे। हाँ। छात्र राजनीति में अंदर घुसने की बड़ी इच्छा होती थी जी। काउंटिंग सेंटर। हाँ जी। तो हम लोग थे, तो वहाँ हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के सुखलाल कुशवाहा हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार सकलेचा के जो वोट हैं वो मिलाए गए थे अर्जुन सिंह जी के वोट में। अच्छा, उसमें तो बैलेट होते थे। हाँ, जिससे कि जमानत वाला जो परिस्थिति है वो पैदा ना होने पाए। और उसके बाद भी अर्जुन सिंह जी फिर तीसरे पोजीशन पे थे। पहले पोजीशन पे बसपा जीती, दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी थे और तीसरे नंबर पे अर्जुन सिंह जी थे। तो आपने जो कहा कि संगठन महामंत्री जी काउंटिंग में गए, तो काउंटिंग इसलिए ज़रूरी है कि कहीं मशीन का बटन दबा के कुछ और न गिनती हो जाए। इसलिए हर आदमी जितना फोकस रखता है वोटिंग में
उतना ही काउंटिंग में ही फोकस रखता है कि वोटिंग से बच गए तो काउंटिंग न लड़खड़ा जाए। हाँ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, जितना वोटिंग पे वो लोग फोकस करके चल रहे थे, आप देखिए काउंटिंग को लेके दोनों पार्टियों ने अलग अलग मीटिंग की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बिल्कुल। और उनको निर्देश हुआ कि लास्ट राउंड खत्म होने के बाद टेबल ना छोड़े, टेबल छोड़ना है, और कहीं पे भी आपको संदेह होता है गड़बड़ी हो रही, तत्काल शिकायत करना है, उसमें बिल्कुल देरी नहीं करना है। तो ये होता है मतगणना के दौरान की व्यवस्था। इसलिए संगठन महामंत्री आए और तुरंत बंगाल गए, क्योंकि काउंटिंग का बड़ा महत्व है कि एक मशीन में 1200 से 1500 वोट है जी। यदि 15 मशीन का बटन दब गया तो एक तो विधानसभा निकल गई ना। जी। तो इसलिए एक विधानसभा निकल गई तो मतलब तो कहीं जगह पे यदि दब गई तो बहुत सारा खेल हो जाएगा। इसलिए हर पोलिंग पे बैठा हुआ आदमी गिद्ध की तरह आंख लगा के देखा रहता, झपकी नहीं मारना है, बैठे रहना है, देखते रहना है, और जितना आए वो पन्ने पे लिखते रहना है। और यही एक संकट आ गया है, हर मशीन में पोलिंग बूथ नंबर लिखा होता है, उससे ये पता चल जाता है कि फला मोहल्ले की पोलिंग है। और मारने के लिए और राजनीतिक हिंसा का एक बड़ा कारण ये भी है कि अब राजनीतिक दलों को ये पता चलने लगा है कि ये मशीन उस मोहल्ले की है और उस मोहल्ले में हमने इतना गिना था और इतना कम वोट आया है। बैलेट पेपर में ये सारा गणित थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि बैलेट पेपर के टाइम पे पेटी पलटती थी और 3 मोहल्ले का एक साथ वोट मिला दिया जाता था। लेकिन उसमें कि दूसरे प्रत्याशियों का वोट भी मिला दिया जाता था, जो आपने खुद देखा है। वो तो तब की बात है, लेकिन जब 3 मोहल्ले का मिला गया, 3 पोलिंग का मिला दिया गया, तो ये पता करना कठिन होता था कि उस मोहल्ले में हमें कितना मिला है। लेकिन होता है क्या, लेकिन इसमें हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि उस मोहल्ले में हमारे 800 वोट थे, हमें मिला है 350 वोट, बाकी कहाँ गए? यानी जो नहीं दिया वो राजनीतिक हिंसा का शिकार होता। जी, आप कुछ कह रहे थे मैं सरकार? ये कह रहा था, ये जो काउंटिंग जो होती है, पहले जो होता था सारे बक्से मिलाए जाते थे, उससे क्यों मिलाए जाते थे? उसके पहले जो है ऐसे ही बूथ वाइज ही बनाए जाते थे, और उसके बाद ये देखा गया या तो बूथ वाइज हिंसा होती थी या डिस्क्रिपेंसी होती थी जब एमएलए या एमपी अपने डिसीजन लेते थे। तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि इसको मिला दिया जाए, जिससे ये पता ना चले बूथ लेवल पे क्या हो रहा है। कम से कम लोग एक तो सुरक्षित होंगे और दूसरा जो है डिसीजन में। हाँ, मैंने भी राकेश जी कई लोगों को सुना, कई नेताओं को भी बोलते हुए सुना, जब हम लोग भी छात्र थे, कई लोगों को बोलते सुना, अरे वहाँ उस गांव वाले तो हमें वोट ही नहीं देते। तो उस वक्त मैं बड़ा सोचता था कि कैसे इन लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी तांत्रिक। हालांकि बाद में जब प्रोफेशन में आए तो चीजें पता चली। अच्छा मनोज जी, एक बात बताइएगा, सच बताइएगा मनोज जी, ये बताइए आपको कि आपने सर्वे किया, उसके बाद आपको क्या पार्टी वालों के फ़ोन नहीं आया कि साहब क्या लग रहा है, हम हारेंगे जीतेंगे? क्योंकि ये तो ऐसी जिज्ञासा है। नहीं, बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने जब पहली बार कलकत्ता गया मैं, तो कुछ लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया था कि हम आ रहे हैं और हम लोगों को यहाँ जाना है। बस इतनी बातें हुई थी। जब कलकत्ता उतरे हम लोग, होटल में रुके, एक रात वहाँ रुके, सुबह हम लोग को वहाँ से निकल कर मुर्शिदाबाद जाना था। हम लोग गए, थोड़ा लेट हुआ, मुर्शिदाबाद में गए, होटल में चेकिंग करने के बाद हम लोग सीधे गए प्रेस क्लब मुर्शिदाबाद का, जो मालदा के रास्ते में पड़ता है। वहाँ जब हम लोग मीटिंग कर लिए तो जो टीएमसी से रिलेटेड पत्रकार थे, तो आप कह रहे कि आप उनके यहाँ क्यों चले गए? एक व्यक्ति का नाम लिया, हम लोग कहे कि आपको किसने बताया कि हम लोग वहाँ गए हैं? कहा नहीं, वहाँ तो आपने गए थे और यहाँ चाय भी पिया था आपने। तो सोचिए, इतना माने टीएमसी का जो नेटवर्क था इतना मजबूत था कि आपको फॉलो किया जा रहा था कि आप आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। और दिल्ली मीडिया को लेकर ज़्यादा सतर्क थी टीएमसी को लेकर। जैसे इन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से तैयारी आप लोगों ने जो चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि पिछले चुनाव 2021 में वो 55 विधानसभा इसलिए हारी कि उसके काउंटिंग सेंटर पे वो लोग नहीं थे जो लास्ट में रिजल्ट को बदला गया था। 55 सीटों का उनके पास बीजेपी का आइडिया था, तो यदि 77 में 55 जोड़ ले तो 131 का फिगर आ जा रहा है। तो इस बार बीजेपी ये नहीं चाह रही थी कि ये सारी गलतियां हमसे हो। उन्होंने लगातार मीटिंग, देखे होंगे कि जैसे पोलिंग समाप्त हुआ इसके बाद जो भी काउंटिंग सेंटर पे जाना है उनको ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे बक्सा खुलेगा, आपको क्या करना है। और ये लगातार विधानसभा वाइज मीटिंग होते रही, 10 विधान सभा करके, और सारे पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हुए थे कि वहाँ काउंटिंग के अंदर में कोई गड़बड़ियाँ ना हो। तो ये बीजेपी शुरू से सतर्क थी इन सब गड़बड़ियों को रोकने की, पूरी स्ट्रेटजी के साथ। तो राकेश जी, यानी बीजेपी ने तो ये किया और चुनाव आयोग ने भी, क्योंकि चुनाव आयोग तो ऐसी स्थिति होगी कि हर तरह की तोहमत कि एक स्टेट का ऑब्जर्वर भी रख दिया और सेंटर का भी रख दिया, ताकि ना इधर वाले कुछ बोल पाए ना उधर वाले कुछ बोल पाए।
तो यानी इस बार जो मतगणना में जो गड़बड़ियां थी उसकी जो संख्या है, उसकी जो तादाद है वो कम रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई होगी। जी। कारण ये है कि देखिए, होता ये था कि मैनेज करती हैं कई पार्टियां। वोटिंग के दौरान भी वहाँ पे यदि मान लीजिए 4 पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं तो 4 पार्टी का एजेंट बैठेगा वोटिंग के दौरान। तो कुछ नेता इतने होशियार होते हैं कि उनके पास मान लीजिए 10 पोलिंग है तो 10 पोलिंग के जो 4-4 बच्चे हैं, चारों पार्टियों अपने बच्चे दे देते हैं। जी। तो चारों जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं, और मान लीजिए वो व्यक्ति किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे फिर चाहे सीआरपीएफ लगा दीजिए, सीआईएसएफ लगा दीजिए या मिलिट्री लगा दीजिए, उससे फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बाहर रहते हैं। अंदर होता है लोकल का कर्मचारी, पोलिंग एजेंट और मतदाता। मतदाता सही है या गलत है ये पोलिंग एजेंट कंफर्म करता है। अब मतदाता की सूची में नाम देखने के बाद वो जो अधिकारी होता है वो उसको वोट देने का अधिकार देता है। तो आप सोचिए कि 10 से 15 पोलिंग में हमारे 4-4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें हम ईमानदारी से गड़बड़ी कर रहे हैं ना, कोई बेईमानी नहीं हो रही, ईमानदारी पूर्वक गड़बड़ी हो रही। तो इस तरीके से तमाम राजनीतिक दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो ईमानदारी से गड़बड़ी होती उसको भी इस बार शायद रोक दिया है। अच्छा, इसको भी रोक दिया है। जी। तो जब आपने ईमानदारी से होने वाली गड़बड़ी को रोक दिया और आप 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को वहाँ उतार रखा था कि आप विधानसभा के में नहीं देखेंगे, आप तो एक एक पोल देखेंगे। अब हर पोल में कौन पोलिंग एजेंट बनेगा, अपना आदमी है या किसी ने प्रायोजित कर दिया है, कौन नाम सजेस्ट किया है, रोहित जी ने किया है, मनोज जी ने किया है, कोई और ने किया है नाम, ये सारा वेरीफाई करने के बाद इस बार पोलिंग एजेंट बनाया गया। तो जो पोलिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी का बैठा था तो ठोका पीटा बनाया हुआ करता था कि हाँ ये अपने बीच का ही है, ये उन 4 लोगों में से नहीं है। तो ऐसे में तृणमूल का भी अपना और भाजपा का भी अपना। अच्छा, कांग्रेस की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो कांग्रेस चुनाव तो लड़ी थी जी। लेकिन कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हालत कर दिया है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इससे ज़्यादा कांग्रेस की कोई हालत नहीं है। जी। सारे कांग्रेसी ये नहीं बता रहे थे कि 200 सीटों में आप कितनी सीट जीते थे, सब कह रहे थे तृणमूल जीतेगी, ममता को कोई हरा नहीं सकता। अरे आप कुछ जीतोगे नहीं जीतोगे, 200 सीटों पे आप लड़ रहे तो वही हुआ ना, किसी की भी शादी में चले जाओ, जाके डांस करो, खाना खाओ, चले जाओ। दोपहर के पोल का बता रहे, बंगाल का एक नेचर है कि पूरे बंगाल की बात बता रहे, सिर्फ कलकत्ता की नहीं बात बता रहे कि दोपहर में वो 3 घंटा आज भी बंगाली फैमिली आराम करना चाहता है। वो जाएगा ही सोने, आप चाहे जो कर ले, दुकान गिरा दे गिरा दे। बंगाल में पोल भी होता है जो 11 से 9 बजे से, जो सुबह 6 बजे से जो 11 बजे तक का पोल होता है, वो देखेंगे आप, वोटिंग पोल बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक स्लो हो जाता था और फिर शाम को 2 घंटे की पोल होती थी। इस समय होता क्या था कि जैसे ही पोल पे कम हुआ तो टीएमसी के कार्यकर्ता तेजी से काम करते थे और जो लोग आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं उनका पोल मार दिया जाता था। और ये नहीं, देखिए ईमानदारिता, जो अभी राकेश जी बात बोल के, इतने ईमानदार होते थे कि वो लिस्ट लेकर बाहर चले जाते थे। तो अब गए आप वोट देने के लिए तो बोलते थे दादा आप घर जाओ, आपका पोल हो गया। हाँ। हम बताते थे क्यों फालतू में जाओगे, लाइन में लगोगे, ये आराम करिए, घर आराम कीजिए, जाइए। तो इस बार ये सारी चीजें टूट गई पूरी। मैंने कहा ना कि बीजेपी जो 2021 में नहीं कर पाई थी उसको 2026 में उसने लागू किया। लेकिन इसके लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजी, बड़ी रणनीति रही होगी और इतने फोर्स नहीं रहते हैं। लेकिन जो मनोज जी बोल रहे हैं तो देखिए, पश्चिम बंगाल ही नहीं, एसआईआर के पहले देश के तमाम राज्यों में मरे हुए लोग भी वोट डाले, हाँ बिल्कुल, और लापता लोग भी वोट डाले हैं। हाँ। तब तो 85% जाता था। यदि मरे हुए लापता वोट नहीं डालते तो परसेंटेज 60, 65, 70 के आसपास जाता। हाँ। वो तो एसआईआर का नाम कटा, उसके बाद फिर ये परसेंटेज बढ़ा है। तो आप सोचिए कि तब कितनी ईमानदारी थी कि मरा हुआ आदमी यदि वोट डालने जा रहा तो वहाँ बैठा हुआ पोलिंग एजेंट जान जाता था कि नहीं ये जीवित है, इसको वोट डालने दो। मेरा खुद और लापता आदमी यदि मुंबई और बेंगलोर में रह रहा है तो वहाँ बैठा पोलिंग एजेंट कह देता था कि नहीं वोट डालने वो बेंगलोर से फ्लाइट से आया है, इसको वोट डाल देने दो। तो आप सोचिए वोटिंग उसकी होती थी, जो मनोज जी कह रहे हैं ना, यही ईमानदारी थी। नहीं, मेरी वोटिंग, मैं बिहार का था वोटर। हाँ। तो मैं जा नहीं पाता था दिल्ली में, चूंकि उस समय हम लोग तो
चुनाव कवरेज मिलता था जी। तो उसमें हम लोग निकल जाते थे, तो वहां से कॉल आता था कि आपका वोट पर डाल दिया गया है। तो देखिए ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं चुनाव में, और एजेंट करते हैं तो लाभ जिसको भी मिले। लेकिन बंगाल में ये वाली व्यवस्था इस बार रुकी, मतलब ये कहा जा सकता है 100% रुकी, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी हद तक रुकी है। सरकार साहब, आप बोल रहे थे SIR का जिक्र आप कर रहे थे कि सब SIR का भी एक बड़ा रोल है, लेकिन तो अगर जैसे अभी बात हो रही थी, राकेश जी बता रहे थे अपने अनुभव कि मरा हुआ आदमी, लापता आदमी सब वोट डाल रहे थे, तो अब वो मरे हुए आदमी को आराम करने दिया गया। नहीं, मैं पूरा इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो लिस्ट बनती थी हर साल, उसका रिवीजन हर साल होता था, अक्टूबर से जनवरी तक होता रहता था। उसमें कुछ चीज़ें छूट जाती थी, जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो होता था, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। SIR के डायमेंशंस कुछ अलग हैं, और कुछ चीज़ें जिस तरह से कोर्ट ने किया है, मैं समझता हूँ वो गलत है। कोर्ट को, किसी भी संस्थान को, भारत के कोई भी संस्थान हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या किसी को भी, जिस तरह से कोर्ट ने छूट दिया वो नहीं देना चाहिए था। तो उससे जो गड़बड़ियाँ हुई है वो हुई हैं, वो हो चुकी हैं। अब उसका करेक्शन आगे होगा, जैसे राकेश जी कह रहे हैं, उसका करेक्शन आगे होगा। दूसरी चीज़, ये जो राकेश जी जो चीज़ बता रहे हैं, ये सारी चीज़ों की सबसे पहली शुरुआत जो की थी वो VP सिंह ने की थी अपने इलेक्शन में पहले। जी। वो तमाम अपना खुद खड़े होते थे, 20 इंडिपेंडेंट्स खड़े कर देते थे। जी। तो हर आदमी के साथ अगर हर पोलिंग बूथ पे एक एक आदमी उसके नाम पे लगा दिए तो ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है। और जब 89 का चुनाव हुआ, जिससे VP सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें उन्होंने इसको ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ भी उनके अलायंस के लोग खड़े हुए, वहाँ सारे उन्होंने यही किया कि तमाम इंडिपेंडेंस हर जगह खड़े हुए, और वो इंडिपेंडेंस के जो इंडिपेंडेंस मतलब दे आर फेक कैंडिडेट्स वर्चुअली, पर उनके जो जो भी एजेंट्स होते थे वो असली होते थे। तो वो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखते थे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये भारत के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज और भारत के वोटर्स ये हर चीज़ में बड़े होशियार हैं। तो आज जो चीज़ SIR में हुआ है, कल उसका करेक्शन किस तरह से होगा हमें अभी नहीं मालूम, पर वो पॉलिटिक्स पार्टीज करेगी। ठीक है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, एक बात मैं और कह लूँ, मैं बोलिए राकेश। विनम्रतापूर्वक, कि यदि वाकई में कोर्स करेक्शन होता रहा लगातार, तो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी करेक्शन हुआ होगा। तो 2024 मई से या अप्रैल से हम ले लें, अप्रैल 2024 से अप्रैल 2026 के बीच में क्या बंगाल के अंदर 26 लाख लोगों की मौत हुई क्या? ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा आंकड़ा। पर 91 लाख वोट कटे ना। नहीं, मेरा 91 लाख वोट में आप बताइए वो वोटर है कहाँ? यदि वो 27 लाख का छोड़ दिया जाए, जिसमें से 18 लाख आ गए थे और बच गए। नहीं, 18 लाख नहीं, मेरा मानना ये है 1400 वोटर्स जो है वो रिस्टोर हुए। यदि करेक्शन हुआ है, हम उसको भी ले लें। नहीं, वो सारी चीज़ें देखिए, ऐसा जो SIR में जो चीज़ें हुई है उसका जो इम्पैक्ट है वो आज नहीं समझ में आ रहा है हमें, वो बाद में ग्रेजुअली हमें समझ में आएगा। उस पर एक बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SIR में जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो सारी सही होंगी, पर ये हुई नहीं है ये भी कोई नहीं कह सकता। क्योंकि तमिलनाडु का जो हम देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी वोट कटे, 67 लाख वोट करीब कटे। नहीं सर, 91 लाख वोट कटे हैं। तमिलनाडु नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ, करेक्शन हुआ है, कोर्स करेक्शन होता है हर चुनाव के पहले। तो 26 लाख लोगों की यदि मौत इन 2 सालों में हो रही है तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा जी। और यदि 26 लाख लोगों की मौत 2 साल में नहीं हुई, यानी पहले से मरे हुए लोगों का नाम था, ये दोनों में से कोई एक चीज ही हो सकती है। नहीं, आप अगर इलेक्शन कमीशन के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो उन्होंने वो किया है कि 2003 में तो उनका नाम था, क्योंकि लिस्ट बंगला में था, हमने अंग्रेजी में इस बार बनाया तो स्पेलिंग्स में गलती आ गई। तो स्पेलिंग्स में जो गलती आई, जो हमने किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, वो वोटर झेल रहा है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, आपका नाम मिल नहीं रहा है पिछले वाले से। नहीं, उसमें आपको बता दें जो 68 लाख लोग कटे हैं उसमें वो नहीं है। जो 28 लाख जो अलग से आया था, जो कोर्ट के अंदर गया था, उसमें मामला था। दूसरी बात बता रहे हैं आपको, मैं बिहार से देखा, मैं तमिलनाडु के SIR का नहीं गया था। बिहार में हर कोई बोल रहा था कि यहाँ SIR में नाम कट गया, और हम पूछते थे कि भाई आपका नाम? मेरा है, सामने वाला का कटा है। सामने वाले से पूछा, नहीं मेरा है, सामने वाला कटा। और बंगाल में भी यही हो रहा था। बंगाल में कम से कम 100 फैमिली के बीच में गए होंगे हम लोग, 100 फैमिली में 2 लोग बोले कि मेरा नाम है लेकिन मेरे बेटे का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनके फादर के नाम में चेंजेस था। जो खान थे उनका अंसारी में नाम था,
तो उन्होंने कहा कि ये आप करा कर लाइए, जो कि ये लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो वैसे फैमिली थे, ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन वो 68 लाख, बंगाल एक ऐसा जगह है कि जहां पे ट्राम का 10 पैसा बढ़ता था ना, तो पूरा बंगाल बंद हो जाता था। 10 पैसा नहीं, 1 पैसा। 1 पैसा, पूरा बंगाल बंद हो जाता था। और 68 लाख लोगों का कटा होता ना, तो आंदोलन करके रोड पे आ गए होते लोग। बंगाल आंदोलन के लिए जाना जाता है। ये इस बात में भी दम है कि अगर ऐसी देखिए, स्थिति होती, आंदोलन, अगर मेरा नाम कट गया है तो मैं उसको रिस्टोर करने जाऊंगा या आंदोलन करने जाऊंगा, ये भी सोच। तो लेकिन सरकार साहब ऐसी स्थिति में तो दोनों ही चीजें नहीं हुई, ना रिस्टोर हुआ ना आंदोलन हुआ। हाँ, रिस्टोर नहीं हुआ कोर्ट की वजह से। नहीं, कोर्ट कैसे? कोर्ट के पास तो कितना गया? कोर्ट भी कितना? इसमें 11 equal लाख गुनाहगार गया। है। कोर्ट भी इसमें इक्वल गुनाहगार है। एसआईआर में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के उसमें उनकी ऑटोनॉमी, वो जो चाहे करें। तो ये कोर्ट का रवैया नहीं हो सकता है। ठीक है सरकार साहब, वापस मैं पश्चिम बंगाल के उस पर आता हूं और सोम के पास चलते हैं। सोम, आपकी बड़ी चर्चित रिपोर्ट रही जिंगाबाद में, सुंदरवन में जो आपने रिपोर्ट की, इसके अलावा भी आप बाकी जगहों पर गए। क्या वहां पर भी ये सेंस आपको मिल रही थी, दूर दराज के इलाकों में बंगाल के, जो इस तरह से पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है, वहां आदमी 2 जून की रोटी की जद्दोजहद कर रहा है, तो क्या वहां पर भी इस तरह के जो चेंज की कोई सुगबुगाहट थी या कुछ आपने सेंस किया? सर उसमें, उससे पहले मैं बस एक चीज़, जब इन लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, उसका एसआईआर का इम्पैक्ट जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाया वहाँ पर, उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि एक तो लोग जो टीएमसी फेवरिंग लोग थे वो ज्ञानेश कुमार का नाम जानते थे। बहुत कम सीईसी का नाम लोग जानते हैं, नाम हाँ, से। ये बात सही है, आम आदमी को कोई पता नहीं है। मतलब टीएन शेषन को लोग जानते हैं क्योंकि उनको पढ़ते हैं, पर वो तो लोग नाम लेके कह रहे थे कि ज्ञानेश कुमार ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया है। एक दूसरा, मुझे ये भी समझ में आया कि जो मैथ हम लोग यहाँ से लगा रहे थे, वो मैथ वहाँ पे बहुत अलग तरीके से प्ले आउट हो रही थी। वो एकदम ऐसा नहीं है कि जैसे जो ऑप्टिक्स में माना जा रहा था कि एसआईआर में जो नाम कटे हैं वो सब बीजेपी को फायदा है। मुझे मतलब जो मैं वहाँ पर लोगों के बारे में भी पढ़ पाया, वो ऐसा नहीं था। वो अलग अलग सीटों पर एसआईआर ने अलग अलग डायनेमिक्स से प्ले किया है, क्योंकि मेजॉरिटी नाम तो हिंदू के ही कटे हैं। अगर वही ऑप्टिक्स है कि बीजेपी हिंदू, अगर वही वो है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं समझ में आया कि वो किया है। और दूसरा कि अभी जो आपने बोला कि ग्रामीण इलाकों में या सुदूर इलाकों में, सुंदरबन में वी वर द फर्स्ट टू रिपोर्ट और रीच। सर वहाँ मैंने एक तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में वो है कि उनने चुनाव भी बहुत मेहनत से लड़ा। हम लोग जब गए थे तो वी वर द फर्स्ट इन रिपोर्टिंग, लेकिन वो लोग भी पार्टियों में सबसे पहले वही पहुंचे थे। जब हम गए तो ट्रक टेम्पू भर के उनके बैनर्स, फ्लायर्स, होर्डिंग्स आ चुके थे। टीएमसी के पुराने पोस्टर्स थे जो पोलों पे बढ़िया उनकी तस्वीरें, उनके सिंबल्स बने थे, लेकिन नए फ्लायर्स, नए बोर्डिंग वो 1.5 महीने 2 महीने पहले वहाँ पे लग गए थे हमारे रहते हुए। पॉलिटिकली एक्टिव लोग उतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मतलब वो वाला नैरेटिव हम लोगों को चेंज की उतनी, जो परिवर्तन जो हम लोग को और जगहों पर सुनाई दिया, वो चेंज का नैरेटिव हम लोगों को इधर ग्रामीण इलाकों में, स्पेशली साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना की जो 18 विधानसभाएं हैं और जो ऊपर सुंदरबन के इलाके कवर करने वाली 18 विधानसभाएं, 2.5 लोकसभाएं जो हैं, उसमें हम लोगों को नोटिस किया, क्योंकि चूंकि ज़्यादातर सीटें रिजर्व्ड सीट कैटेगरी में आती थी, तो वहाँ पर टीएमसी का एक अच्छा खासा डोमिनेंस था। लेकिन इस बार हम लोग अगर जब अब नतीजे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा पेनिट्रेशन बीजेपी ने कर दिया है ऑलरेडी। तो वो हम लोगों को मतलब ग्रामीण वर्सेस रूरल वर्सेस अर्बन में, अर्बन वक्ता कम था, लेकिन हाँ ये एक और सर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रूरल वक्ता बहुत ज़्यादा फ्री था। मतलब उसको जो कहना रहता था, चाहे वो इधर कहना हो या उधर, अगर असंतोष भी है सरकार से तो वो खुल के कहता था, और अगर नहीं भी है तो भी वो खुल के कहता था। जी, तो बहुत अच्छी बात एक बार फिर से सोम आपने कही, आपका ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सही बात है, गांव का व्यक्ति, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसको लगता है कि साहब अब जो कट रही है जैसे कट रही है। खैर ये भी एक बात थी। और एसआईआर पर भी आपका जो पीओवी था वो मतलब सब लोगों ने अपनी अपनी बात की, क्योंकि एसआईआर बिल्कुल विषय ऐसा है, तथ्य हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये तमाम बातें हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल का जो जनादेश है वो सीधे तौर पर, राकेश जी अगर इसको हम कंक्लूड करें बंगाल के जनादेश को, तो ये सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, या ममता यानी जिसको कहा जाता था कि ममता की वो साड़ी, वो चप्पल जिसने उनको आम आदमी की नेता बना दिया बंगाल की, या उस इमेज को की टूटने की ये वजह है? बीमार पड़ने के तमाम सिम्टम होते हैं। अचानक कोई कैंसर रोगी नहीं हो जाता, थोड़ी थोड़ी कुछ
आपत्तियां आती रहती हैं शरीर के अंदर, आपत्ति बढ़ते 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 तब वो कैंसर का रूप लेती है। उसी तरह राजनीति में किसी राज्य में किसी पार्टी की हार और जीत का कोई एक बड़ा कारण नहीं होता। तमाम वो छोटे 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 कारण किसी के साथ पॉजिटिव जुड़ जाते हैं और किसी के साथ निगेटिव जुड़ जाते हैं। तो जिसके पक्ष में निगेटिव जुड़ जाता है उसके हाथ से सत्ता चली जाती है, और जिसके पक्ष में पॉजिटिव जुड़ जाता है उसके हाथ में सत्ता आ जाती है। बंगाल हो, बिहार हो, कोई भी राज्य हो, आप देखेंगे छोटे छोटे सिम्टम हैं। ममता बनर्जी के लिए भी बहुत छोटे छोटे सिम्टम हैं। ममता बनर्जी को लेकर यदि आप वहाँ सर्वे करवाएंगे तो आपको विरोध बिल्कुल नहीं मिलेगा। मनोज जी तो सर्वे करने वाले हैं। व्यक्तिगत ममता बनर्जी पे कोई उंगली उसी तरह नहीं उठाएगा जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह पे कोई उंगली नहीं उठाता था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर उंगली उठी कि भ्रष्ट है, तो बेचारे वो भी लपेटे में आ गए। ममता बनर्जी कभी किसी को लट्ठी लेकर मारने न गई होगी। जो उससे मिला होगा हमेशा बोला होगा दीदी बड़ी मृदुभाषी है, स्नेह करती है। लेकिन जो उसके आसपास लठैत जमा होते गए, उन्हें संरक्षण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलता गया। जनता उनसे नाराज थी और उनकी नाराज़गी ममता से ये थी कि आपने इन लठैतों को संरक्षित कर रखा है। जी। फिर योजनाओं की जहाँ तक बात है, तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं वो केंद्र सरकार की योजनाएं। अब क्या है ना, सूचना का फ्लो बहुत तेज हो गया है। लोगों के पास इतना तेज़ी से और इतना ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा हो रही हैं, उतनी तेज़ी से उतनी बेहतर जानकारी पहले नहीं आती थी। अब केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य में लागू नहीं थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रोक रखा था। तो एक ये भी था कि भाई यदि आप अपनी योजनाएं दे रही हो और केंद्र का भी लागू कर देती तो हमें प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाता, हमारे घर में एक गैस चूल्हा मिल जाता, हमारे घर में स्वच्छता के तहत एक टॉयलेट बन जाता। तो आपने चालू नहीं किया। अच्छा, आप हमें स्वास्थ्य बीमा का दे रही हो, स्वास्थ्य लाभ के लिए कार्ड दे रहे हो, अरे आयुष्मान भी लागू कर देते तो उसका भी हमको लाभ मिल जाता 5 लाख रुपए। तो ये क्या है ना, पॉजिटिव निगेटिव। अब पॉजिटिव में ये है कि आप 10,000 रुपये एक परिवार को दे रही हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और तमाम तरह की योजनाएं दे रही हैं। लेकिन इधर से जो हमें दूसरा बेनिफिट मिलने वाला है उस पर आपने बाउंड्री लगा दिया ना, इसे हम नहीं आने देंगे। तो लोगों को ये लगा कि भाई दोनों बेनिफिट के हम हकदार हैं ना, स्टेट के और सेंटर के। तो आप स्टेट का दे रही, सेंटर का रोक रही हो। तो निगेटिव और पॉजिटिव का क्या होता है, एक भंडारण होता गया, और निगेटिव का एक इतना बड़ा भंडारण हो कि लोगों को लगा बदल दो। नहीं, इसमें एक चीज़ और भी चीज़ है। जैसे तृणमूल ने बार बार कहा, संसद में भी कहा, बाहर भी कहा, मनरेगा के 3 साल के जो केंद्र सरकार को पैसे देने चाहिए तो वो नहीं दिए उन्होंने। और वो जो नहीं दिए तो मनरेगा के जो एरियर्स हो गए, जो ड्यूज़ हो गए, उसका पेमेंट नहीं कर सका। पेमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तब सवाल है कि उसका खामियाजा सेंटर भुगता या स्टेट भुगता, ये भी एक सवाल होता है। इस तरह के कई तरह की चीज़ें हैं जिसको कि या तो अनजाने में या जानबूझ के जो चीज़ें की गई हैं इस तरह की, उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं बंगाल में लोगों को हुआ है। जी। तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो कैंपेनिंग जब बीजेपी के कहते हैं तो बीजेपी की कैंपेनिंग का राकेश जी ने जो बताया बड़ी डिटेल में बड़ी अच्छी तरह से की जाती है। उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें भी की जाती है जो सामने आसानी से नहीं आती है। ठीक है, कुल मिलाकर कहानी है सर कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सत्ता चली गई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है, इसमें कोई शक नहीं। तो पश्चिम बंगाल में ये चर्चा की, आप सब लोगों का शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो ढर्रा है, यानी जिस तरह की राजनीति लेफ्ट करता था वैसी ममता बनर्जी ने की, और ममता बनर्जी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि सत्ता में आने के लिए लगभग, ठीक वैसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ उस तरह की राजनीति का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया है। लेकिन सरकार बनाने के बाद उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी पीछा छुड़वा पाएगी या नहीं, ये बहुत दिलचस्प होगा आने वाले सालों में इस बात को देखना, और बंगाल की भविष्य की राजनीति इस बात पर निर्भर करेगी। थैंक यू।